प्रोसेस। इस चैप्टर में हम वो चीजें जानेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे जानने के लिए, जैसे आपका सारे न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, आपके हार्ट बीट, हार्ट कैसे काम करता है, आपका लीवर कैसे काम करता है, सारे फंक्शन को हम समझेंगे, जो सारी की सारी रिएक्शन हमारे शरीर में जो होती है उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से ही, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, क्या समझते हो आप इस वर्ड से? सर जिंदगी की प्रोसेस मतलब। बिल्कुल, जिंदगी की प्रोसेसिंग या कार्यक्रम कैसे चल रहा है, जैसे हम लाइव है फिलहाल और कुछ लोग लाइव नहीं है, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में। तो जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं हमारे साथ, जैसे आपने खाना खाया, डाइजेशन सिस्टम काम करेगा, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जो हमें जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है सृष्टि में, उनको जिंदा रखने के लिए जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी सारी की सारी रिएक्शन हो रही है, उनको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंबल बना हुआ है हार्ट वाला, अगर एक भी काम करना बंद कर दे तो काम खत्म। बहुत सारी आप चीजें ऐसी जानोगे जो डॉक्टर से पूछते हो आप, वो आपको पता चलेंगी इसमें। तो इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्ट के साथ में सीखना और अवेयरनेस के साथ में सीखना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, जो नाम ही है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, इसको पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, जो मैंने अभी बोला, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी, मतलब जो हमें जीवित रखने के लिए नेसेसरी टू मेंटेन, जरूरी होते हैं, मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऑल द प्रोसेस which are necessary to maintain life in an organism are called लाइफ प्रोसेस, ठीक है भाई। yes. ये तो डेफिनेशन होगी। अब इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है इसमें जो आप जानोगे, इस चैप्टर के चार, बेसिकली चार पिलर्स है। सबसे पहली चीज आप इसमें जानोगे, नंबर 1 न्यूट्रिशन के बारे में। नंबर 1 है हमारा न्यूट्रिशन। नंबर 2 रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट नंबर 4 एक्सक्रेशन, ठीक है भाई। यहां तक समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, देखो अब इसको एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में मोटा मोटा जान लो, एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहले ओवरव्यू देख लो इनका, क्या क्या चीजें हैं ये चारों। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक, सीधी सी बात है, इनटेक ऑफ फूड। जो भी फूड हम लेते हैं वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो जो हमने फूड खाया उसका यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा यूटिलाइजिंग या यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर
एनर्जी प्राप्त करने के लिए उस फूड का यूटिलाइजेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब इससे क्या समझते हो आप? वर्ड से ही सुना सुना सा लग रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन। आया कहीं अब तक ये ट्रांसपोर्टेशन? आपने सुना नहीं ट्रांसपोर्ट वर्ड? यस सर। कहाँ पे सुना है? जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में। आपने बाहर भी सुना होगा, जैसे ट्रक वगैरह से क्या होता है, ये जो ट्रक है ट्रांसपोर्ट का हाँ काम करता है, बड़े बड़े ट्रक। तो ट्रक ए है, हाँ वो एक 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 फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में सामान को लेके जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे हमारे बॉडी के बारे में, कि न्यूट्रिएंट, जो हमारे न्यूट्रेंट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रेंट या ऑक्सीजन या वेस्टेज क्या होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ न्यूट्रेंट, जो हमारे पोषक तत्व न्यूट्रेंट, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी तो हमारे शरीर में सिर्फ एक प्लेस पे थोड़ा ही रहती है, हमारे शरीर का हर अंग ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वेस्ट, ये सारी चीजें चलती रहती है। वेस्ट भी तो कहाँ से, आप डाइजेशन, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन होगा, डाइजेशन से जो अच्छे प्रोडक्ट है, वो जो उससे रस निकलेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, अलग अलग चीजों के बारे में, विटामिन, प्रोटीन, ये सब। और जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो निकल जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सक्रीशन, उसको ट्रांसपोर्टेशन ही तो कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को गया। और ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम हमारी बॉडी में करता है ब्लड। ब्लड क्या काम करता है? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है, समझ आ रही है भाई बात? अच्छा, ये जो आपको कहा जाता है कि सुबह सुबह अनुलोम विलोम कपालभाति करनी चाहिए, बाबा रामदेव टीवी पे सुना होगा, सुना है कभी? यस सर। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड क्या काम करेगा? ब्लड ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा हमारे हर एक अंग तक। और हमारे हर एक अंग में जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और वो पावरफुल होगा। दैट्स व्हाई ये रिकमेंड करा जाता है आपको, और ये करनी चाहिए। मैं भी पर्सनली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है हमारा फिट रहना। उसके बाद हमें कुछ आना भी चाहिए, ज्ञान भी हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बड़े होते जा रहे हैं, कुछ हमें समझ नहीं आया। सबसे पहला काम फिट, उसके बाद आपको ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आती है सारी चीजें। ठीक है भाई, तो अब से क्या करो आप? सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करो, या टहलने जाओ बाहर, है जॉगिंग करो। कुछ नहीं कर सकते तो स्किपिंग, वो जंपिंग रोप कर लो। उससे क्या होगा कि एनर्जेटिक होंगे आप। और एनर्जी तो है, अगर मैं पढ़ाते टाइम एनर्जेटिक ना रहूं तो अच्छे से पढ़ा थोड़ा ही पाऊंगा। ठीक है भाई, यस सर। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वेस्टेज। नाम से पता चल रहा है, एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, जैसे आपने एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक पढ़ी होगी। ठीक है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमारे शरीर से वेस्टेज का निकलना, जैसे पसीना निकलता है या हम खाते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो ये दो टाइप यस का होता सर। है भाई। वेस्ट हमारे शरीर में दो टाइप का होता है। एक तो होता है यूजलेस, एक होता है यूजलेस। बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी आपको जो वाकई में पता होनी चाहिए, सभी को पता होनी चाहिए। और दूसरा होता है हार्मफुल। ठीक है, अब यूजलेस क्या होता है? यूजलेस हमें हानि नहीं पहुंचाता लंबे टाइम तक। मान लो हम खाना खाते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम पे वो क्रिया होती है। तो अगर हम बाई चांस ऐसा रहे कि
हमने ठीक से खाना खाना पीना सही से नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा कि आपको दिक्कत थोड़ा ही आएगी, कोई मरेगा थोड़ा ही। आज तक कोई सुना है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ और वो भगवान को प्यारा हो गया? नहीं होता। तो इससे क्या होगा कि डिले हो जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम तो मेडिसिन वगैरह लोगे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बॉडी को कोई हार्म नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं यूजलेस वेस्ट। अब एक हार्मफुल होता है, जब हम यूरिन को रोक लेते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरिन में होता है यूरिक एसिड, अमोनिया। अब वो खतरनाक होते हैं, अगर उसको रोक लोगे तो किडनी भी खराब हो सकती है, हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। तो ये होता है हार्मफुल, जो हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। यहाँ तक बताओ मुझे, कहानी समझ आएगी? सर एक बार सर ट्रांसपोर्टेशन बता दीजिए फिर से। जी, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, वेस्ट होते हैं, तो वो एक जगह पे, मान लो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वहीं से तो हमारे शरीर में जो काम की चीजें हैं वो निकलेंगी और वहीं से वेस्ट निकलेगा। तो अगर एक ही जगह पे रह जाए दोनों चीजें तो खराब हो जाएगा ना काम। तो वेस्ट क्या होता है कि एक जगह से, जैसे छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा और फिर निकल दूसरी स्थिति में, लास्ट वाली फाइनल स्टेज में पहुंचेगा। ऐसे ही न्यूट्रिएंट होते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन आपने ली, लंग्स में गई, अब लंग्स से क्या होगा कि पूरे शरीर में वो पंप कर दी जाएगी, और वो काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है भाई? ओके सर। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। आगे चले? यस सर। ठीक है, अब नंबर 1 पे हमारा न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है, अब डाल लो हेडिंग न्यूट्रिशन, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना भाई, काम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नोट्स बनाओ एक बार और फिर कल मॉर्निंग में उठ के देख लो, बस, और कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, लगेगा सिर्फ 5 मिनट, लेकिन वो बहुत ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, इनटेक ऑफ फूड, जो भी आप खाते हो। अब इसके मोड होते हैं भाई, न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। जैसे फोन में होता है ना वो एरोप्लेन मोड होता है, जिसपे कुछ कॉल वॉल नहीं आती, डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रोफिक, और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक, समझ आई बात? यस सर। अब समझो इनको क्या क्या, क्यों है इसका नाम ऑटोट्रोफिक और इसका नाम हेट्रोट्रोफिक क्यों है। अब ये जो वर्ड है ना ट्रोफिक, इंडिविजुअली इसका मतलब होता है फूड सिंथेसाइजिंग। ट्रोफिक वर्ड का मतलब होता है फूड सिंथेसाइजिंग, मतलब खाना बनाना, सिंपल सी बात है, प्राप्त करना। और ऑटो का क्या मतलब होता है, वो तो आपको पता ही है, बाहर वाला नहीं, वो 3 पैर वाला ऑटो। जी, ऑटो का क्या मतलब होता है? सर जो अपना काम खुद करे। ऑटो का मतलब खुद से, सेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। ऑटोट्रॉफिक में खुद जो खाना बनाते हैं दुनिया के जीव ऑर्गेनिज्म वो आते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में जो इनका बना बनाया खाते हैं या दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है भाई, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये इस पर लिख देंगे, डिपेंड ऑन अदर्स फूड। ठीक है भाई, डिपेंड्स ऑन अदर्स फूड। क्लियर है यहाँ तक?
दो चीजें पता चली हमें, न्यूट्रिशन के मोड दुनिया में दो तरीकों के हैं, एक तो ऑटोट्रोफिक और एक हेट्रोट्रोफिक। अच्छा ये बताओ, आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो? सर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रोफिक क्यों भाई? क्योंकि सर हम खाना लोग तो अपने आप ही खुद से बनाते हैं ना रसोई में जाके। क्यों अर्लिंग, खुद नहीं बनाते हम लोग खाना? तो फिर तो हम ऑटोट्रोफिक में आना चाहिए। तो खुद तो बनाते हैं वैसे। जी क्या रीजन होना चाहिए इसका? भाई कभी ऐसा हुआ है आप धूप में गए, आप प्रकृति के पास गए और खड़े हो गए और भूख लगी और खाना बन गया आपके लिए, हुआ कभी ऐसा? नो सर। नो नहीं होता। ये कार्यक्रम होता है सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोफिक में। जैसे पौधे होते हैं धूप में रखे, वो अपना खाना न्यूट्रिशन खुद बनाएंगे और उनका काम हो जाएगा। वो सारी चीजें पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन हमारे पास थोड़ा ही होता है। हम तो उनका बना बनाया, मान लो आपने क्या करा, आपने, आपका मन कर रहा है, आपने चिकन को ही खा लिया, ठीक है, या आपने एग्स खा लिए, इनमें भी तो जीवन था ना पहले। तो हम ऑटोट्रोफिक नहीं हुए, आपकी बात सही थी, वो हेट्रोट्रोफिक की कैटेगरी में है, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड है, हम खुद नहीं बना सकते। हम बैठे हैं, धूप लगी या कोई नेचुरल सोर्स आया, किसी ने एनर्जी दी और खाना बन गया, नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक का एक एग्जांपल क्या हुआ? प्लांट्स। कोई दूसरा एग्जांपल हो सकता है? यस सर। बताओ। प्लांट्स के लिए पोटैटो का प्लांट, अनियन प्लांट। प्लांट्स तो हो गए सारे, मैंने इसमें ले लिए सनलाइट की प्रेजेंट में जिनको, जिनका खाना बनता है, ठीक है। क्रॉप। हाँ जी, चलो सोचना इसके बारे में, ठीक है, इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है भाई। क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब आप कह रहे हो कि फसलें, वो भी तो प्लांट की कैटेगरी में ही आएंगी। मान लो आपने सरसों का पेड़ लगाया या गेहूं की बुआई हुई या गन्ना लगा, तो वो सनलाइट से, सूरज से ही लेंगे अपनी ऊर्जा, तो एनर्जी तो सूरज से ही मिलेगी उनको भी। क्या सूरज के अलावा कोई दूसरा सोर्स हो सकता है इस कैटेगरी में, हेट्रोट्रोपिक में? क्वेश्चन बेसिकली ये है। सर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। यस सर। क्लोरोफिल सोर्स इसका तो नहीं होगा, क्लोरोफिल से खाना नहीं बनता डियर। क्लोरोफिल को जरूरत पड़ती है सनलाइट की, जो उसमें पढ़ोगे आप आगे। क्लोरोफिल अकेला खाना नहीं बना सकता, ठीक है भाई। यस सर। चलो कोई बात नहीं, सोचना इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं और उसका करते हैं हम एनालाइज डिटेल में, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? प्लांट्स का। और इसमें क्या होगा, ये हमारे सूर्य देव प्रकट हुए और ये एक प्लांट है, ये मिट्टी है, अंदर इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया मिट्टी, और ये इस तरीके से इसकी पत्तियां मैंने बना दी। चलो, अब सूर्य देव क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं और ये खाना बन रहा है। अब ये समझो कैसे बनता है खाना, ठीक है, इसको डिटेल में समझो। सबसे पहली चीज क्या है
कि आपने मोटा मोटा पढ़ा होगा कि जो आपकी, चलो इसका रिएक्शन का नाम भी तो होता है ना, पहले तो उसी को लिखते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई? जो ये रिएक्शन होती है, खाना बनता है क्लोरोफिल से, इसका क्या नाम होता है? फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली। तो हेडिंग डालना आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, जो इन्वायरमेंट में से CO2 मिलती है, तो ये पत्तियां क्या करती हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और सनलाइट इनको मिली, खाना बन गया। यानी कि बाई प्रोडक्ट में क्या निकला, ये ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट को बाई प्रोडक्ट में देती है। अब थोड़ा और डिटेल में पूछो, एक एक स्टेप अंदर डिटेल में पूछते जाओ। सिर्फ सनलाइट, सिर्फ एनर्जी ही खाना बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये क्या करेगी, ये वाटर भी लेगी, और वाटर कहाँ से मिलेगा, इसकी जड़ों से। और जड़ कहाँ पे है, मिट्टी में। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा वाटर। ये वाटर को ले रही है, वाटर को उसने ले लिया, वाटर फ्रॉम सोइल, मिट्टी से इसने वाटर को लिया। ठीक है भाई, CO2 ली। देखो 3 चीजें इसने ग्रहण करी है अब तक, पौधे ने, प्लांट ने 3 चीजें ग्रहण करी। एक तो CO2, एक सनलाइट, और एक H2O। ठीक है भाई, H2O, तब जाके उसका खाना बना और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकली। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी बच्चों? सीधी सी बात है, CO2 प्लस H2O, और किसकी उपस्थिति में हो रहा है काम ये? सनलाइट, सनलाइट। तो ये हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, और एक चीज, क्लोरोफिल भी तो है। ठीक है भाई, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ। क्लोरोफिल, हाँ जी, लीव में, बिल्कुल ठीक बात है। क्लोरोफिल लीव में पाया जाता है, और ये ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। इन्हीं के कारण हरा ग्रीन रंग होता है पत्तियों का। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, ये लिख देता हूं मैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस है, CO2 है, H2O है, इतनी सारी चीजें हैं। और क्या बनेगा यहाँ पे, C6H12O6 यानी शुगर। ठीक है, क्या निकला, शुगर, और प्लस O2 भी निकलेगा, प्लस O2। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब इसको बैलेंस करके देखो आप। बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे हम? सबसे पहले कार्बन पे ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना कार्बन है? एक। सर सी के आगे बिल्कुल। 6 लगा देंगे, सिक्स, एच के आगे भी 6 लगा देंगे, तो सारे एच के बैलेंस आगे हो भी 6 गए। लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर देखो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 6 2 12 और 18 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितनी है? 6 और 2 8। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 6 लगा देंगे। तो 2 6 12 और 12 सारी चीजें बैलेंस है। अगर आप कार्बन को देखो वो भी बैलेंस है, हाइड्रोजन को देखो वो भी बैलेंस है। हाउ टू बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी है, अभी रिवाइज करेंगे जल्दी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका थंब रूल क्या था अर्लीन, बैलेंस करने का? सर पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। एग्जैक्टली। तो कार्बन को देखा हमने, फिर उसके बाद हम कहाँ आए,
ऑक्सीजन कई बार ऐसा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी ये एक ही स्टेप में नहीं होती कंप्लीट, कि उधर से सनलाइट ली, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, उधर से जल लिया और तुरंत ये शुगर बना दी या अपना भोजन बना दिया। ये एक स्टेप में नहीं होती, इसके 3 स्टेप होते हैं। अब 3 स्टेप कौन कौन से? स्टेप नंबर 1 ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल क्या काम करेगा, जो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या लिखा जाएगा, आप लिखते रहना भी साथ साथ में, होगा आपको प्रॉपर बना नोट्स भी बना सकते हो, टाइम बच जाएगा आपका। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, समझ आ गया यहाँ तक? एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब ये जो एनर्जी इसने ले ली, क्लोरोफिल ने एनर्जी जो ली, इसका होगा कन्वर्जन, ठीक है। किसमें होगा, केमिकल एनर्जी में। और ये क्या करेगा, ये क्या करता है कि जो H2 है, देखो ध्यान से देखो, ये H2 है हमारा, इसमें इसको स्प्लिट करेगा, H+ आयन अलग निकल जाएगा, ठीक है। और जो जाके यहाँ पे C6H12O6 बनाएगा। भाई एक चीज देखो आप, इधर C है, O है, H की तो कमी है ना शुगर बनने के लिए, तो H जाएगा यहाँ और जाने से पहले उसको होना पड़ेगा स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, light energy to chemical energy and splitting of water and splitting of water molecule, water molecule into hydrogen and oxygen, ठीक है भाई, इनटू हाइड्रोजन। ये पता चला आपको कि इनको स्प्लिट क्यों करना पड़ा, क्योंकि 3 चीजें चाहिए थी यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। CO2 के पास C और O तो था लेकिन H नहीं था, तो इसको क्या क्लोरोफिल क्या करेगा, पहले सनलाइट से एनर्जी को इनटेक करेगा, फिर H2 को तोड़ देगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। एक एक चीज को समझते चलना, हर एक चीज का रीजन है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या क्या मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब टूटना, तो हाइड्रोजन का टूटना हुआ है। अब थर्ड यानी फाइनल स्टेप, इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन। अब याद करो मैंने आपको सिखाया था, हर्लिन बताएगी इसका, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सर ऑक्सीडेशन में सर ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन लॉस होती है। जी बहुत बढ़िया। अब रिडक्शन में क्या और होगा, सर रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लॉस होगा। और ऑक्सीजन लॉस होगी। बिल्कुल, तो मैंने क्या कहा, अभी हमने H+ आयन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 में H जो H+ आयन है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने H2 को अलग कर दिया, तो ये इसमें बढ़ा, और बढ़ने के बाद क्या निकला, C6H12O6, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसके बीच में हमें एक चीज और लिखनी है ऊपर,
H2O स्प्लिट हुआ H2 प्लस O2 में, और ये सारी चीजें पहले वाली जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हुई? भाई सनलाइट ली ना, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुई, सनलाइट। तो इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और इसमें सनलाइट का कोई रोल नहीं है, तो ये होगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आपको यहाँ तक का कंप्लीट करना है, लिख के भी और याद करके। मैं एक एक पॉइंट को पूछूंगा कल आपसे, ठीक है भाई? अभी एकदम Yes, sir. तुरंत इस क्लास के बाद ही मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो तुरंत आप ज्वाइन कर लें। ओके सर। ठीक है।